नमस्कार। एनडी फेस टू फेस के इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आज हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं अकलतरा के विधायक सौरभ सिंह जी। सौरभ जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ जी के बारे में बताएं तो भारतीय जनता पार्टी से विधायक है और लगातार दूसरी बार अकलतरा से चुने गए हैं और बाहरी बहुमतों से चुने गए। लगातार अपने क्षेत्र में जनता से लगातार मिलकर उनकी जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो मूलभूत समस्या है, उनको लगातार ये पूरा भी कर रहे हैं। और सरकार में विपक्ष में होने के नाते भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती कि अपने क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र का क्या पूरा प्रदेश का विकास हो। सौरभ जी, हम सबसे पहले तो आपसे ये प्रश्न जानना चाहेंगे कि चूंकि आप लगभग 2 दशक के आसपास तो आपको राजनीति में हो गया है, कितना उतार चढ़ाव देखने मिला आपको इस राजनीति में? देखिए, राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है। मेरे परिवार से बैरिस्टर छेदीलाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उसके बाद से लगातार मेरा परिवार उस क्षेत्र में, उस जिले में, पुराने बिलासपुर जिले में लगातार राजनीति कर रहा है। राजनीति में पिछले 2 दशक की एक्टिव राजनीति में जो मैंने देखा है वो 2 मूलभूत बदलाव अभी आए हैं। एक तो जनता की जागरूकता बढ़ गई है, वो प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज जो देखने को मिली है वो है कि जो प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनका भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और उस भ्रष्टाचार से लेकर आम आदमी बहुत परेशान हो रहा है और शासकीय कर्मचारी और अधिकारी बड़े निरंकुश हो गए हैं और इस सरकार में तो और निरंकुशता बढ़ गई है। ये मूलभूत बदलाव आए हैं। और अगर बोलिए कि मेरे राजनीतिक जीवन में तो 2008 में मैं विधायक बना, 2013 में मैं चुनाव नहीं लड़ा, 2018 में फिर से अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने मैं अपना प्रतिनिधि चुना, उनका मैं आभारी हूं। और अपने राजनीतिक जीवन में मैंने मेरे परिवार के, मेरे पिताजी का और बहुत लोगों का बहुत राजनीतिक उतार चढ़ाव देखा है और राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है, कोई राजनीति की चीज नहीं है, पर जनता की सेवा का फोकस खत्म नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से लगातार आपका पूरा परिवार उस क्षेत्र में जनता का सेवा कर रहा है। चूंकि वो अगर हम कहें अकलतरा चांपा जांजगीर वाला जो बेल्ट है पूरा औद्योगिक बेल्ट है। औद्योगिक बेल्ट होने के चलते एक तो बड़ी समस्या है कि रोजगार, जो लोकल लोग जो होते हैं उनको एक तो रोजगार की समस्या बड़ी होती है, बाहरी लोगों को, अन्य दिगर प्रदेश के लोग वहां पे ज्यादा करते हैं और पलायन की बड़ी समस्या है उस क्षेत्र में। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, जांजगीर चांपा जिला उद्योग अब धीरे धीरे आने लगा है। जांजगीर चांपा जिला पूर्व का कृषि प्रधान जिला है और जांजगीर चांपा जिले की पूरी तस्वीर बदली जब हसदो मांगो मिनी माता परियोजना के बांध से लगातार पानी आना चालू हुआ और 2 फसलों के लिए वहां पानी मिलता है। तो जहां जहां पर सिंचाई है, करीब करीब 90% क्षेत्रों में सिंचाई है और जो 10% क्षेत्र जहां सिंचाई नहीं है उसका एक बहुत बड़ा भाग मेरे विधानसभा क्षेत्र में है और कुछ विधानसभा अध्यक्ष जी के क्षेत्र में। बाकी सारी क्षेत्रों में नहर की आपासी होती है। जांजगीर चांपा जिले से सबसे ज्यादा धान होती है, सबसे ज्यादा धान खरीदी होती है। उद्योग के क्षेत्र से अब वो जिला धीरे धीरे मानचित्र में आने लगा है। उसका कारण है पानी की उपलब्धता, जमीन की उपलब्धता और कोरबा और रायगढ़ के नजदीक होने के कारण, कोयले की उपलब्धता के कारण। पर मुख्यतः जांजगीर चांपा जिले का जो मुख्य व्यवसाय आज भी लोगों का है वो है कृषि और धान की खेती। एक चीज जो पीड़ादायी है, कष्टदायी है, वो ये है कि अच्छी जमीन होने के कारण के बाद भी, पानी होने के बाद भी हम लोग दूसरी फसल की खेती वहां पर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसमें राज्य सरकार की विफलता है। पिछले 3 साल से तो राज्य सरकार ने कोई काम भी नहीं किया है कि वहां पर दूसरी फसल की खेती होनी चाहिए। 2 फसल जो 2 फसल होना चाहिए। जमीन है, पानी है, उपलब्धता है तो दूसरे फसल की खेती भी होनी चाहिए और दूसरे फसल की अगर खेती होगी तो किसानों को अतिरिक्त लाभ होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और पलायन रुकेगा। हमारे जिले में लोग बाग एक फसल की खेती करते हैं, उसके बाद आप जाके देखिए तो पूरे भारत में लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में जाकर काम करते हैं। ईंटे के काम में इनकी महारत है, ईंटे भट्ठों के काम में तो विशेष पारंगतता है। तो कुछ पलायन तो परिस्थितियों के कारण होता है और कुछ पलायन बेहतर रोजगार के कारण भी होता है, क्योंकि ईंटे भट्ठों का जो अब रेट हो गया है और जिस रेट में ईंटे बनते हैं तो उनको 6 महीने में बहुत अच्छा रोजगार मिलता है। इस कारण भी पलायन होता है। और जहां तक उद्योगों की बात करिए तो पहले 3-4 उद्योग अभी बाद में आए। एक सीमेंट संयंत्र पहले से था और अभी पावर प्लांट आए। निश्चित तौर पर पावर प्लांटों में जिनकी जमीन गई है उनकी जमीन में उनको
रोजगार मिलना, उपयुक्त रोजगार मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। और आज के ज़माने में बेरोजगारों को, नवयुवकों को उनकी योग्यता के हिसाब से रोजगार दिलाना या रोजगार मिलना सबसे बड़ी चुनौती है, ना केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र की परंतु पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं कि स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, स्थानीय लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उन लोगों को पहले अपॉर्चुनिटी मिले, उनको उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनको पहले काम करने का मौका मिलना चाहिए। ये लगातार संघर्ष चलता रहता है। कुछ हद तक हम लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं, कहीं पर नहीं भी होते, कहीं पर ये आरोप भी लगते हैं। पर मेरा ये कहना है कि आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के नवयुवकों को मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि आप अपना स्किल डेवलपमेंट करें। हमारे पास लोग आते हैं, बोलते हैं भैया नौकरी लगवा दे, कहते पढ़े हस तो 10वीं तक पढ़े हो। तो आप एक चीज़ मानिए कि 10वीं पढ़े आदमी को क्या रोजगार मिलेगा? 7,000, 8,000, 10,000 की नौकरी मिले। अगर वही लड़का ITI किया रहेगा, स्किल डेवलपमेंट कर लेगा, अपनी योग्यता को बढ़ा लेगा, तो निश्चित तौर से उसको बेहतर रोजगार मिलेगा। और तब हम लोगों को भी लड़ने की जगह रहती है, बोलने की जगह रहती है कि उपरोक्त व्यक्ति के पास कुशलता है, उपरोक्त व्यक्ति के पास उपयोगिता है और उसके पास योग्यता के आधार पर उसको काम दिया जाए और प्रदेश के बाहर के किसी व्यक्ति को काम न दिया जाए। लेकिन अगर हम बात करें, लगभग छत्तीसगढ़ को स्थापना हुए लगभग 20 वर्ष 21 वर्ष होने जा रहे हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार 15 साल रही, फिर अभी कांग्रेस की सरकार स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, रोजगार की बात करती है, बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं कि रोजगार दिए जा रहे हैं। 3 लाख रोजगार, 30 लाख रोजगारों की बात की जाती है, बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। कहीं भी ये चीजें नहीं दिखती है, ये धरातल पर दिखती नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए क्या होता है, ये जो अभी जो सरकार है वो सरकार ये समझ ही नहीं पा रही है कि नौकरी और रोजगार में फर्क क्या है। नौकरी आप दे सकते हैं, आप सरकारी नौकरी दीजिए, आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दीजिए। सरकारी नौकरी की एक सीमा है, यह सरकार सरकारी नौकरी दे नहीं रही है। जितने भी लंबित प्रकरण हैं, जितने भी लंबित नियुक्तियां हैं, उनको सारों को रोक के रखा है। रोकने का कारण ये स्पष्ट है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, तो अतिरिक्त नियुक्तियां देकर वो अतिरिक्त बोझ बढ़ाना नहीं चाहते। उससे छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। PSC में जो वैकेंसी निकलनी चाहिए, व्यापम में जो वैकेंसी निकलनी चाहिए, जिला स्तर पर जो वैकेंसी निकलनी चाहिए, वो वैकेंसी निकली नहीं जा रही है और जानबूझकर योजनाबद्ध ढंग से उन वैकेंसी को रोका जा रहा है। तो एक ये तरीका है कि इस तरीके से नौकरियां मिले। दूसरी चीज ये है कि उद्योग आएंगे, एक भी नया उद्योग नहीं आया है। इन्होंने MOU साइन किया है परंतु एक भी कोई नया उद्योग नहीं। जब उद्योग आएगा तब फिर परमानेंट रोजगार मिलेगा, परमानेंट नौकरी मिलेगी। उसके बाद तीसरा तरीका यह है कि अन्य उद्योग के क्षेत्रों में, जैसे डेयरी डेवलपमेंट है, फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री है। राहुल गांधी जी फूड प्रोसेसिंग पार्क की बात करते हैं, बना तो नहीं है फूड प्रोसेसिंग पार्क। अगर फूड प्रोसेसिंग पार्क बन जाता है तो उनके माध्यम से भी स्थायी नौकरी मिल सकती है। तो ये तो प्रक्रिया हुई स्थायी नौकरी की, कि स्थायी नौकरी में 365 दिन का आपको नौकरी मिल रही है, 365 दिन का आपको काम मिल रहा है और स्थायी आपकी व्यवस्था है। राज्य सरकार जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए अलग तरह के फिगर कोट करती है। कभी बोलती है कि 2,80,000 लोगों को हमने रोजगार दिया, कहीं बोलते हैं कि 2 लाख से ज्यादा लोगों को, एडवर्टाइजमेंट आ जाता है कि 3 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। और रोजगार में किसको जोड़ा जाता है? मनरेगा को, जो गौठान में महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से 1 घंटे काम कर रही है, उसको रोजगार। ये रोजगार नहीं होता। ये तो एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था के तहत अतिरिक्त जो व्यवस्था बनाई गई है उनको मिल रहा है। रोजगार वो होता है कि परमानेंट आप कोई व्यवस्था करें। परमानेंट व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है और वो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अभी लगातार सरकार दावे करती है कि नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी एक बढ़िया कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो आपके मुताबिक धरातल पर कहाँ है? कैसे देखते हैं इसे? देखिए, अगर एक एक कंपोनेंट को इनको लें, हम नरवा के कंपोनेंट को लेते हैं। देखिए, भाषण देना, एडवर्टाइजमेंट देना, अपनी बातों को सामने रखना, एक ये कलाबाजी हो सकती है। पर अगर नरवा का ही कंसेप्ट लें, नरवा में नालों में अतिक्रमण है। जिन नालों में जमीन पानी का फ्लो नहीं हो रहा है उनको जीवित बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है।
इसके साथ साथ जितने एनीकट बनाने थे जिसमें पानी का संग्रहण करके माइक्रो लेवल पर सिंचाई की जा सकती है, उतने एनीकट बने नहीं हैं। और जो एनीकट फॉरेस्ट विभाग में बने हो, आधे एनीकट टूट गए हैं क्योंकि उसमें टेक्निकल सिस्टम के तहत वो एनीकट को बनाया नहीं गया। तो नरवा की टोटल योजना फ्लॉप है, फेल है। आज से 3 साल पहले जो परिस्थितियां थी उससे भी बदतर हो गई परिस्थितियां। लगातार हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि उद्योगपतियों द्वारा, निजी व्यक्तियों द्वारा नरवा की जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, उसका सीमांकन नहीं किया जा रहा है। यही नहीं पता लोगों को कि कितना चौड़ा नरवा है, वो नरवा को कैसे संरक्षित किया जाएगा। एक नरवा का अगर कंपोनेंट की बात करें, जो बड़े नाले नदी हैं उनमें कोई भी काम नहीं हो रहा है। ये मैं धरातल की आपसे बात कर रहा हूँ। रहा तक रही गरुआ की बात, तो इन्होंने गौठान बना दिया। गौठान में अभूतपूर्व भ्रष्टाचार हुआ है और गौठान की योजना के लिए इनके बजट में कोई भी तरह का कोई अनुदान नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं 15 फाइनेंस के तहत, डीएमएफ के तहत, मनरेगा के तहत गौठानों का निर्माण कर लिया गया है। पर जो गौठान निर्माण हुआ है उस गौठान में कोई गाय नहीं रहती, वहाँ कोई मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगा है, वहाँ कोई दूध नहीं कलेक्ट किया जाता, और वहाँ का जो गोबर है वो गोबर का भुगतान नहीं हो रहा है। जो गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनना था वो वर्मी कंपोस्ट बन नहीं रहा है। तो आज भी गाय, आप जाके कहीं पर भी देख लिए, जो गाय है जब खेतों में फसल रहती है तो गाय रोड पर रहती है, जब खेतों में फसल नहीं रहती, खाली खेत हमारे छत्तीसगढ़ के पड़े हैं, तो गाय खेतों में है। और गायों की जो समस्या इतनी विकराल हो गई है जिसके कारण दूसरी फसल की खेती यहाँ हो नहीं पा रही है और किसानों को फेंसिंग के लिए अतिरिक्त पैसा खर्च किया जा रहा है। सरकार तो लगातार दावे कर रही है और हर 3 से 4 महीने में पैसे भी डाल रही है, चाहे गोबर के लिए हो, खाद के लिए हो। पैसे लगातार किसानों के जो काम कर रहे हैं या किसानों के इसमें या महिला स्व सहायता समूह उसमें से लगातार पैसा तो डाल रही है। तो जब आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो आप तो विपक्ष में हैं आप लोग पार्टी, तो इसकी जांच या आप लोग देखते क्यों नहीं है इन सब चीजों की मॉनिटरिंग काहे नहीं होती आप लोग? देखिए, हम लगातार भ्रष्टाचार की बात को सदन के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, रोड के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से, शिकायतों के माध्यम से रख रहे हैं। भ्रष्टाचार ऐसे हुआ है, आज ही मैं आपको उदाहरण दूं, मैं विधानसभा में बोल रहा था, वेंटिलेटर खरीदी हुई जांजगीर चांपा जिले में 5 करोड़ रुपए का वेंटिलेटर खरीदा गया। 5 करोड़ में 28 वेंटिलेटर खरीदे गए। प्रत्येक वेंटिलेटर का अलग अलग रेट था, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट। इसके साथ वेंटिलेटर की उपयोगिता थी कि नहीं थी कोरोना काल में, उसका कोई पता नहीं। वेंटिलेटर कहां पर है, वो जिला चिकित्सालय में है कि नहीं, इसका कोई पता नहीं। और सिंगल टेंडर के माध्यम से अपने लोगों को अनुग्रहित करने के लिए डबल रेट में वेंटिलेटर खरीद लिया गया। वहां पर बताया गया कि 8 लाख रुपए में हम वेंटिलेटर खरीद रहे हैं। आज विधानसभा में जानकारी आई कि सबसे सस्ता वेंटिलेटर 12,99,000, लगभग 13 लाख रुपए में, सबसे महंगा वेंटिलेटर 30 लाख रुपए में खरीदा गया। सरकार के पैसे की, जनता का ये पैसा है, ये जो पैसा डीएमएफ का पैसा है, ये जनता का पैसा है। इस पैसे का सर्वस्व दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे ही गौठानों में किया गया है। गौठान में आपको बोल दिया गया सारे गौठानों की फेंसिंग की जाए, डीएमएफ से इतना पैसा दे दिया गया है। गौठानों में पंप की व्यवस्था की जाए, डीएमएफ से इतना पैसा दे दिया है। गौठानों में शेड निर्माण किया जाए, इसमें गौड़ खनिज से पैसा दे दिया गया है। जो एस्टिमेट है वो एस्टिमेट 9 लाख रुपए का है और खर्चा हो रहा है 18 लाख रुपए। और उसकी उपयोगिता क्या है? गौठान में अगर रात को गाय रहना ही नहीं है तो उसको शेड बनाने की, फेंसिंग करने की क्यों ये पैसे का खर्च किया रहे? कंसेप्ट क्या है? अगर गौठान आपने बनाया है तो गौठान में रात को गाय रहनी चाहिए, दिन में गाय रहनी चाहिए। तो गाय को अगर गौठान में रखना ही नहीं है तो गौठान का कंसेप्ट फिर क्या है? दूसरी चीज, मगर ये तो खैर भ्रष्टाचार की बात हुई और लगातार आप विपक्ष में है और आप दायित्व भी बनता है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं वो लगातार उठाए जाए। 3 साल में कांग्रेस की सरकार को आप कहां पे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों के ऊपर इतना बड़ा छल किया है जिसको आने वाली पीढ़ी भी इनको माफ नहीं करेगी। जो जन घोषणा पत्र इन्होंने बनाया वो झूठ का पुलिंदा था। कोई भी ऐसा अपना सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र के माध्यम से ठगा नहीं। सारों को ठगा, जो चीज जो बोलना था उस चीज को बोल दिया। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं, सारे संविदा में जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनको बोल दिया गया कि हम आपको नियमितीकरण कर देंगे, परमानेंट आपको कर देंगे। यही माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय टीएस सिंहदेव जी 2013 से 2018 तक कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और नेता प्रतिपक्ष थे। तो ये विधानसभा में लगातार नियमितीकरण का प्रश्न लगाते थे और नियमितीकरण के प्रश्न में ये जानकारी बार बार तत्कालीन सरकार द्वारा दी जाती थी कि कोर्ट का एक निर्देश है जिसके कारण नियमितीकरण नहीं किया जा सकता।
जिसका उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया अपने जवाब में। तो जब आपको पता था कि कोर्ट का एक आदेश है जिसके कारण नियमितीकरण नहीं किया जा सकता, तो भोली भाली जनता को, यहाँ के नवयुवकों को क्यों आपने गुमराह किया? इस तरह की लगातार झूठी बातें इन्होंने की हैं। इन्होंने कहा हम शराबबंदी कर देंगे, इन्होंने कहा स्व सहायता समूह को पैसा देंगे, 2 साल का बचत बोनस देंगे, बेरोजगारों को 2500 रुपए देंगे। ऐसा अगर मैं गिनाने लगूं तो सुबह से लेकर रात तक इन्होंने छत्तीसगढ़ के 36 वादे, और उसके बाद जो बड़ी एक किताब है जिसमें 6-7 हजार वादे, उन वादों की भी आज चर्चा विधानसभा में हो रही थी। स्वास्थ्य विभाग के वादों की चर्चा हो रही थी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर इन्होंने वादा नहीं किया। क्यों? इनको पता था किसी तरह से सरकार हमको लाना है। इनको ऊपर से निर्देश था कि झूठ बोलो, कुछ भी करो, पर सरकार लेके आओ, नहीं तो छत्तीसगढ़ में जो 15 साल की सरकार है, ऐसी स्थिति बन जाएगी तो कभी हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं बनेगी, जैसे गुजरात में कभी हमारी सरकार नहीं बनती। इस फ्रस्ट्रेशन के तहत, इस योजना के तहत, इस कूट रचना के तहत इन्होंने जन घोषणा पत्र लाया, और आज जन घोषणा पत्र के कोई भी वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। 16-17 महीने बचा है कुल मिला के सरकार को। कोई वादा करने की परिस्थिति में ना बजट में कोई वादे पूरे हो रहे हैं, और बिना वादा किए अगर ये जनता के बीच में जाएंगे तो जनता फिर इनको बताएगी कि वादा खिलाफी का परिणाम क्या होता है। लेकिन लगातार सरकार किसानों के लिए बात करी, कर्ज माफी कर रही है, किसानों के हित में लगातार बड़े योजनाएं भी तैयार हो रही है और हो भी रहा है, लगभग कर भी रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या किसान कितना खुश है इन वादों से या इन योजनाओं से, या जो लाभ मिल रहा है उससे? देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर मैं कर्ज माफी की बात करूं तो एक बार कर्ज माफी हुई, वो है 2019 में। वो भी इन्होंने लगभग 9,000 करोड़ की कर्ज माफी की। अलग अलग फिगर आते हैं, पर चलिए जो फिगर सबसे ऊपर का फिगर बोल रहे हैं उसी को मान लें। तो 9,000 करोड़ की कर्ज माफी की। इन्होंने कहा था हर किसान का हर तरह का कर्जा माफ। और कर्जा माफ किसका हुआ? सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा माफ हुआ। जो भी शॉर्ट टर्म लोन था कोऑपरेटिव बैंक का, जिन्होंने केसीसी लिया था, उनका कर्जा माफ हुआ। कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक का केसीसी का कर्जा माफ हुआ। प्राइवेट बैंक का तो न केसीसी का कर्जा माफ हुआ। और किसान अन्य तरह का भी कर्जा लेता है केसीसी के बाद। ट्रैक्टर खरीदने के लिए कर्जा लेता है, जमीन खरीदने के लिए कर्जा लेता है, फेंसिंग करने के लिए कर्जा लेता है, जमीन के सुधार के लिए कर्जा लेता है, बोर करने के लिए कर्जा लेता है। इस तरह का कोई भी कर्जा छत्तीसगढ़ में माफ नहीं हुआ। अगर ये छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का सभी कर्जा माफ करते तो लगभग 27,000 से 30,000 करोड़ तक का कर्जा माफ होना था। तो वो कर्जा माफी तो हुई नहीं। और कर्जा माफी किसकी हुई? जो बड़े समृद्ध किसान थे, जिन्होंने कर्जा लिया था, उनकी कर्जा माफी हुई। छत्तीसगढ़ में 63% जनसंख्या ऐसी है जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। उसकी क्या कर्जा माफी? वो तो साहूकार से कर्जा लिया है। उसके साहूकार के कर्जा को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी माफ कर दें तो मैं मानूं। आज धान खरीदी में जो बोनस की बात करते हैं, या धान खरीदी का अतिरिक्त रेट मिल रहा है, वो किसको मिल रहा है? जो बड़े किसान हैं, जिन्होंने अपना पंजीयन किया है, उनको मिल रहा है ना। मिलना उसको चाहिए जिस आदमी को सबसे ज्यादा उस बोनस की आवश्यकता है, जिस आदमी को सबसे ज्यादा उस अतिरिक्त आय की आवश्यकता है। वो आदमी वो है जो किसी के खेत को ठेके पे लेकर अधिया पे बोता है, जिसके पास खुद की जमीन नहीं है, और वो भूमिहीन मजदूर है। ऐसी जनसंख्या छत्तीसगढ़ के 63% गांव की जो आबादी है, उसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं। उसको क्या मिल रहा है? उसका धान किस रेट पे बिक रहा है? उसका धान तो गांव का व्यापारी 1100-1200 रुपए में खरीद रहा है, और वही व्यापारी अपने पंजीयन किए हुए खातों में जाकर 2500 रुपए में बेच रहा है। गांव में जो बड़े किसान बैठे हुए हैं, जो बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं, वो लोग खुश हैं, और वो सरकार को एक पिक्चर दिखा रहे हैं कि किसान खुश है। असली किसान तो वो है जो खेत में जाकर काम करता है, जो नांगर चलाता है, जो लुवाई करता है, जो ब्यासी करता है, जो निदाई करता है। उस किसान के हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। आज उसकी परिस्थिति वहीं से वहीं की वहीं पर है। सौरभ जी, आपकी भी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, लगातार किसानों की आत्महत्या का मामला उस समय भी आया और अभी भी आई जाते हैं किसानों के मामले। लगातार सरकार, कोई भी सरकार हो, हमेशा किसानों को एक अपना ट्रम्प कार्ड समझती है, वोट बैंक समझती है। उसके लिए तमाम योजनाएं और गरीबी हटाने और किसानों के विकास की बात करती है। लेकिन क्या लगता है किसानों को कितना विकास हो पाया है अभी इस आधुनिक 21वीं सदी में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय दीनदयाल जी के सिद्धांत पर चलती है, जो ये बोलते हैं कि अंतिम व्यक्ति का विकास होना चाहिए, और अंतिम व्यक्ति में वो किसान भी आता है। प्रत्येक व्यक्ति आता है जो अंतिम व्यक्ति है, वो किसानी करे या ना करे। इसीलिए हमारी सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आती है जिससे अंतिम व्यक्ति का विकास हो। मैं आपको उदाहरण पर बोलता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस वितरण की योजना, बैंक के खातों की योजना,
राशन कार्ड की योजना, ये सारी जो योजना है, हमारी सरकार जो स्मार्ट कार्ड की योजना चलाती थी जब हमारी सरकार थी, तीर्थ यात्रा की योजना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, इन सारी योजना से अंतिम व्यक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, उसमें किसान जुड़ा हुआ है और उसका भी विकास होता है। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल में कितने नए हाई स्कूल खुले, कितने नए हायर सेकेंडरी स्कूल खुले, कितने नए मिडिल स्कूल खुले, कितने नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले, कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खुले, कितने स्वास्थ्य केंद्रों में और स्कूलों के जो भवन जर्जर हैं वो बने, कितने भवन ऐसे हैं जो भवन विहीन शालाएं हैं, भवन विहीन स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें नए भवन बनाए गए। ये बेसिक विकास होना चाहिए, इसमें अंतिम व्यक्ति का विकास होता है। और ये जो सरकार है जो किसान की बात करती है, किसान भी उस अंतिम व्यक्ति में जुड़ा हुआ है, कोई किसान एक अलग से व्यक्ति नहीं है। और मैंने जो आपको ये बोला कि 63% ऐसा व्यक्ति है जिसको हम किसान बोले या भूमिहीन कृषक मजदूर बोले, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, वो आज भी वहीं पर वहीं खड़ा है। उसको 700 रुपए में खाद मिल रही है, उसको पेस्टिसाइड जो है नकली पेस्टिसाइड बिक रहा है, और नकली पेस्टिसाइड जो फेल हो रहा है उससे जो उसको फसल का नुकसान हो रहा है वो उसका नुकसान वहीं पर है। आज यहाँ पर आप गांव में जाके देखिए तो जो बड़े कृषक लोग हैं, बड़े कृषकों के पास बड़ी जमीनें हैं, उन लोग अधिया में ठेका में अपनी जमीनों को दे देते हैं, और जो कृषक बोता है तो फर्टिलाइजर से लेकर बाकी सारी चीजों का, क्रॉप फेलियर का जो नुकसान होता है वो उसको वहन करना पड़ता है, उस पर सरकार की कोई योजना नहीं है। निश्चित रूप से बड़ी बातें हैं। अगर हम बात करें, चूंकि आप अकलतरा के विधायक भी हैं, आप अकलतरा क्षेत्र में देखें तो मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी रहती है। हम काफी कोशिश करते, प्रयास करते हैं कि बहुत सारी चीजों की समस्याओं को निदान कर सके, फिर भी कुछ न कुछ जो मूलभूत समस्या रह ही जाती है। कैसे देखते हैं इन सब चीजों? देखिए, मैं दूसरी बार विधायक हूं, और विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि मैंने एक लिस्ट बनाई कि मेरे क्षेत्र की प्राथमिकताएं क्या हैं, कौन सी सड़कों को बनना है, कौन से स्कूलों को बनना है, कहाँ पर क्या विकास की व्यवस्था होनी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की मूल समस्या एक है, करीब करीब 10% ऐसा क्षेत्र है जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर एनीकट की क्या व्यवस्था हो सकती है, वहाँ पर हमने एक विशेष योजना चलाई। उस विशेष योजना के तहत नदी किनारे विद्युतीकरण किया। तो नहर तो जा नहीं सकती, तो कम से कम नदी किनारे अगर विद्युतीकरण कर देंगे, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के आशीर्वाद से नदी में 10-12 एनीकट बने हैं, तो नदी में पानी उपलब्ध रहता है लीलागर नदी में। तो लीलागर नदी का पानी निकालकर किसान, जब बिजली रहेगी डीजल पंप से महंगा पड़ता है, तो बिजली की हमने वहां पर व्यवस्था कराई, तो बिजली के पंप लगाकर वो अपनी सिंचाई कर सकते हैं। तो सिंचाई के क्षेत्र में ये काम करने की व्यवस्था और प्रयास हम लोगों ने किया है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ बाकी है, इसके लिए लगातार चल रहे हैं आगे, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा क्षेत्र है। और जो सड़कें थी, जो 75 साल की आज़ादी में कुछ ऐसी सड़कें थी जो सड़कें नहीं बनी, उन सड़कों को बनाने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। और मूल सुविधाओं को कैसे सुधारा जा सकता है। मूल सुविधा ऐसी होती है कि अस्पताल की सुविधा, स्कूल की सुविधा, राशन कार्ड बनवाना, पेंशन बनाना, मनरेगा के काम लगातार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं सभी गांवों में। और सरकार की जो योजनाएं हैं, वो योजनाओं का क्रियान्वयन अंतिम व्यक्ति तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण आहार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मध्याह्न भोजन का संचालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मध्याह्न भोजन में जो बच्चों को मध्याह्न भोजन के तहत जो निर्धारित डाइट मिलनी चाहिए वो डाइट मिल नहीं रही है। इस तरह से सर्वांगीण कैसे विकास हो सकता है हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र का। और छत्तीसगढ़ के सरकार का इतना बड़ा जो बजट है, उस बजट में हमारे विधानसभा क्षेत्र को पूरी भागीदारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस कार्य को सुनिश्चित करने के लिए लगातार हम लोग का प्रयासरत रहते हैं। जनता की बड़ी अपेक्षा होती है कि जब विधानसभा होता है तो विधानसभा के उस प्रश्न में, विधानसभा का जो पूरा सत्र होता है उसमें कम से कम उसके क्षेत्र का जो तमाम दिक्कतें हैं, परेशानी है, या उन मुद्दे को उठाया जाए। कितने आप ऐसे प्रश्न किए हैं विधानसभा में? देखिए, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र का आपको बता सकता हूँ। वहाँ भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे की सड़क बन रही है, उसका भू अर्जन का प्रकरण मैंने उठाया है। वहाँ पर लोगों को 132 kVA है, बलौदा में सब स्टेशन बनना था, उसका मामला मैंने उठाया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो पूर्व में सड़क बनी है, उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, उसका मामला मैंने विधानसभा में उठाया है। राशन कार्ड वितरण का मामला मैंने उठाया है। NHRM में जो पैसा खर्चा हो रहा है, वो पैसा सुचारू ढंग से खर्चा नहीं हो रहा है, उसका भी मामला मैंने उठाया है। मनरेगा के तहत कितने जॉब कार्ड बने हैं, कहाँ कहाँ पर काम नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ पर जॉब कार्ड बनने चाहिए, काम होना चाहिए, उसका मामला मैंने उठाया है।
क्रोकोडाइल पार्क में जो राशि जमा हुई है उस राशि को खर्च नहीं हो रही है, उसका मामला मैंने उठाया है। हमारे यहाँ जो वन विभाग में भ्रष्टाचार हुआ था और वन कर्मियों को पैसा नहीं मिल रहा था, उसका मामला मैंने उठाया है। जल जीवन मिशन के तहत जो सोलर पंप के अधूरे कार्य हैं, उसका मामला मैंने उठाया है। जल जीवन मिशन के तहत कितने टेंडर लंबित हैं और कौन कौन से गांव में जल जीवन मिशन के तहत कार्ड पूर्ण नहीं हुआ है या टेंडर नहीं हुआ है, उसका मामला मैंने उठाया है। आवास पर्यावरण में जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है मड़वा पावर प्लांट द्वारा और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा, उसका मामला मैंने उठाया है। इसके साथ साथ जो सीएसआर की राशि खर्च की जा रही है, सीईआर की जो राशि खर्च की जा रही है, वो ठीक ढंग से नहीं खर्च की जा रही है, सुचारू ढंग से खर्च नहीं की जा रही है। जिनको मिलना चाहिए उन तक ये राशि नहीं जा रही है, इसका मामला मैंने उठाया है। बलौदा के बस स्टैंड के संचालन का मामला मैंने उठाया है। गौड़ खनिज मद से नगर पालिका अकलतरा को पैसा नहीं मिल रहा है, उसका मामला मैंने विधानसभा में उठाया है। अनेकों मामले उठाए हैं और मैं ये देखता हूं कि मेरे विधानसभा की प्राथमिकता पहले होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे को चुन के वहां से भेजा है, जिस आशा अपेक्षा से अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजा है, इस प्रदेश के सर्वोच्च सदन में भेजा है, उनके हक और अधिकार में कहीं पर कमी और कटौती नहीं होनी चाहिए। तो ये सौरभ सिंह जी अकलतरा के विधायक निश्चित रूप से उस क्षेत्र का, जो क्षेत्र के वो विधायक होते हैं, निश्चित रूप से उनका दायित्व बनता है कि उस क्षेत्र का विकास हो। और निश्चित रूप से अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में अच्छा खासा उस क्षेत्र में विकास हो रही है। और चूंकि विधानसभा में भी इस तरह के प्रश्न लगातार अकलतरा के विधायक उठाते रहे, निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। सौरभ जी हमारे से जुड़ने के लिए।